हिंदी गंगा है, गंगा अविरल है, निर्मल है, पावनता का अद्भुत परिचायक है। गंगा के सामने तमाम अड़चने पैदा होती है, लेकिन गंगा अपना रास्ता लेते हुए निरंतर प्रवाहमान है। उसी प्रकार से हिंदी है, लेकिन अब हिंदी के प्रति लोगों का रुझान, लोगों का लगाव, लोगों का जुड़ाव लगातार बढ़ रहा है। और अच्छी बात तो जब है जब हम गुजरात, दक्षिण तमिलनाडु के जो धुरंधर नेता हैं, जहाँ से कभी कभी राजनीतिक कारणों से हिंदी के खिलाफ आवाज़ सी उठती है, अब वो भी कहने लगे हिंदी को अपनाओ, हिंदी को अपनाओ। हिंदी हमारी एकता का प्रतीक है और यही कारण है कि हिंदी की बाधाएं धीरे 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 कट रही हैं। हमारी तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली में भी एक नया जागरण आ रहा है। तो क्या वास्तव में अब हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर है? क्योंकि तो अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि हमारा राष्ट्र गूंगा है, जिसकी कोई भाषा नहीं होती है। लेकिन संभावनाएं बड़ी प्रबल दिख रही हैं और उसका कारण हमारी कहीं ना कहीं बढ़ती राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 हिंदी के परम सेवक मौजूद हैं। हम आपको उनका परिचय करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर रेणु दीक्षित। डॉक्टर रेणु दीक्षित डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, हिंदी विभाग में, हिंदी विभाग की अध्यक्ष हैं और साथ में आधुनिक हिंदी और ख़ास तौर से अगर बात करूं तो महादेवी वर्मा और उसके बाद के जितनी भी शख्सियत हिंदी में आई हैं उनकी एक अच्छी अध्येता भी है, कविता भी लिख लेती हैं। ये भी एक अच्छे सौभाग्य की बात है। और हमारे साथ दूसरे जो अतिथि हैं वो है डॉक्टर प्रदीप दीक्षित। प्रदीप दीक्षित उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हैं और निरंतर हिंदी की सेवा कर रहे हैं। हालांकि आपका एक जो कार्य क्षेत्र है वो कार्य क्षेत्र एक निर्माण का है, लेकिन उस निर्माण में कई भाषाओं का भी प्रयोग होता है। उस निर्माण में कई दिशाएं भी होती हैं, कई आयाम भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें हिंदी का पुट ही दिखाई देता है। और तीसरे हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजीव मिश्र, जो लगातार लेखन में रुचि ले रहे हैं और आज एक खबर है कि जल्दी आपकी एक पुस्तक भी प्रकाशित होने वाली है। हम अपने इन तीनों मेहमानों का भरपूर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सबसे पहले डॉक्टर रेणु दीक्षित से मैं अपेक्षा करूंगा कि आज हिंदी दिवस है और आपकी कविता के प्रति अच्छी रुचि भी है। अच्छा होगा कि ज़रा एक हिंदी पर एक कोई कविता सुना दें। आप लोगों को हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। प्रसिद्ध गीतकार सोम ठाकुर की कुछ पंक्तियां आपके सामने रख रही हूं। करते हैं तन मन से वंदन जन गण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। अपने रत्नाकर के रहते किसकी धारा के बीच रहें, हम इतने निर्धन नहीं कि वाणी से औरों के ऋणी रहें। इसमें प्रतिबिंबित है अतीत, आकार ले रहा वर्तमान, यह दर्शन अपनी संस्कृति का, यह दर्पण अपनी भाषा का। यह ऊंचाई है तुलसी की, यह सूर सिंधु की गहराई, टंकार चंद वरदाई की, यह विद्यापति की पुरवाई। जय शंकर का जयकार,
निराला का यह अपराजय ओज, यह गर्जन अपनी संस्कृति का, यह गुंजन अपनी भाषा का, यह गुंजन अपनी भाषा का। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छे ढंग से आपने सोम ठाकुर की इस रचना को प्रस्तुत किया और निश्चित रूप से हिंदी को ऐसी ही रचनाओं से एक संबल मिलता है। अब प्रदीप जी, मैं आपसे कहूँगा, आप एक लंबे समय से हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से हिंदी की सेवा भी कर रहे हैं और आपका भी सपना है और आप लगातार ये अपेक्षा भी करते हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी बने। क्या आपको लगता है धीरे धीरे जो माहौल बन रहा है, जो इच्छा शक्तियाँ देखने को मिल रही हैं, उससे अब ये लगता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के पथ पर है? धन्यवाद डॉक्टर साहब। जय भारत, जय हिंदी। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि हिंदी का राष्ट्रभाषा बनने का, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी शुरुआत भारत के बाहर से हो चुकी है और भारत की विशेषता है कि यहाँ जो कुछ भी भारत के बाहर से शुरू होता है उसका भारत में स्वागत बहुत होता है। अभी 10 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने हिंदी को अपनी सहकारी भाषा घोषित किया और ये काम भारत के प्रस्ताव पर ही हुआ। हिंदी को उन्होंने अपनी सहकारी भाषा का मतलब वर्किंग लैंग्वेज, सहकारी भाषा बनाया, बांग्ला को बनाया, उर्दू को बनाया, स्वाइली को बनाया, पुर्तगाली को बनाया और पर्शियन को बनाया, यानी फारसी भाषा को बनाया। इसका एक बड़ा लाभ जो है, महत्वपूर्ण लाभ जो हमें मिलेगा वो ये मिलेगा कि जब देश की कोई चीज होती है और उसे विदेश में महत्व मिलता है तो हमें लगने लगता है कि हमारी जो पहचान है, हमारा जो अस्तित्व है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाने लगा है। क्योंकि हिंदी अभी तक संयुक्त राष्ट्र में प्रयोग नहीं हो रही थी। ये ठीक है कि हमारे देश के कुछ नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया है हिंदी में, ये उनकी अपनी निष्ठा थी, उसके लिए वो बधाई के पात्र हमेशा रहेंगे। लेकिन ये एक बड़ा काम हुआ है। अब रही भारत की बात। भारत में जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं दी गई हैं। 22 भाषाओं में 2 भाषाएं जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यानी आधिकारिक भाषाएं हैं, वो है हिंदी और अंग्रेजी। 20 भाषाएं जो हैं वो क्षेत्रीय भाषाएं। तो हिंदी का स्थान पहले से ही अच्छा है हमारे संवैधानिक दृष्टि में। और इसका शेड्यूल भी ये है, जब संविधान लागू हुआ था तो ये माना गया था कि 15 साल के बाद में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन समस्या यहां पर आ जाती है कि क्योंकि भारत में अभी हिंदी रोजगार की भाषा नहीं हो पाई है, तो रोजगार और हिंदी जब राष्ट्रभाषा बनेगी तो रोजगार की भाषा बनेगी। तो दक्षिण के राज्यों को ऐसा लगता है कि हिंदी के वर्चस्व की वजह से अल्टीमेटली पूरे जो सरकारी तंत्र है उसमें हिंदी का वर्चस्व हो जाएगा और हिंदी के माध्यम से उत्तर भारत का वर्चस्व हो जाएगा। इसलिए खास करके तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, इधर नॉर्थ ईस्ट में कुछ राज्य हिंदी का विरोध करते हैं। लेकिन ये चीज भी, जैसा आपने शुरुआत में कहा है, ये खत्म हो रही है क्योंकि हिंदी का बाजार बढ़ रहा है। हिंदी जैसे जैसे बाजार की भाषा बनती बढ़ती जाएगी वैसे ही हिंदी का वर्चस्व बढ़ता जाएगा और उसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में सहायता मिलेगी। डॉक्टर साहब 1 मिनट और चाहूंगा एक बात के लिए कि मैंने एक अनुभव किया है दक्षिण भारत में। पहले दक्षिण भारत में, खास करके तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, अभी मैं हाल ही में मार्च में 15 दिन रहा आंध्र प्रदेश में, हिंदी में बात करने पर लोग मना कर देते थे या बोलते थे हिंदी नहीं जानता। अब कोई मना नहीं करता है, हिंदी का स्वागत होता है। कारण कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं, उनका जो पर्यटक है वो बड़ी मात्रा में दक्षिण में जा रहा है। जब से ये कॉरपोरेट इंडस्ट्री कायम हुई है और जब से ये चौथी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है 2010 से, और हम आईटी से डिजिटल इंडिया में परिवर्तित हो गए हैं, तो जो हैदराबाद है, जो बेंगलुरु है और दूसरे जो स्थान हैं, जो टेक हब हैं, वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं वो सब यहाँ हिंदी भाषी लोग हैं।
हमारे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उत्तराखंड से, दिल्ली से, यहां से गए हुए लोग हैं। तो वो बहुत बड़े खरीदार हैं, इकोनॉमी उनसे चल रही है। तो अब उनको भी समझ में आने लगा है कि हिंदी से दूर रह करके हमारा अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो हिंदी को चाहने लगे हैं और पर्यटकों की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। इन दोनों माध्यमों ने दक्षिण भारत को भी हिंदी के मोह में लेना शुरू कर दिया है और व्यवहारिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। तो जो आपने कहा है डॉक्टर साहब, वो सपना बहुत जल्दी ही पूरा होने वाला है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। मेरा भी एक अनुभव है। हैदराबाद में गया अपनी भतीजी के एडमिशन को लेकर के, और जब मैं एक हॉस्टल की ओर गया तो मैं थोड़ा संकोच करने लगा कि इनसे कैसे बात करें, तो अंग्रेजी में बात करेंगे। आपको मैं बताऊं, जैसे ही मैंने कोई एक शब्द निकाला, उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप हिंदी में बात कर सकता है, बात हिंदी में करिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा और हिंदी में मैंने बातचीत की कि हाँ है हॉस्टल और कितने लोग बैठेंगे, तो बहुत अच्छे ढंग से। तो जो आपने ये बात की है, निश्चित रूप से जुड़ाव बढ़ रहा है। अब संजय ये बताइए कि जो हमारे यहाँ का परिदृश्य सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये सब कुछ बहुत तेज़ी के साथ चल रहा, क्या ऐसे एजेंडे के बीच हम हिंदी को राष्ट्रभाषा की ओर अग्रसर देख रहे हैं? जैसे इस एजेंडे को अगर सकारात्मक रूप से लिया जाए, दरअसल जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हम पूरे परिवार की बात करते हैं। तो वो वसुधैव कुटुंबकम के भाव को, राष्ट्रवाद के भाव को हिंदी हिंदुत्व से न जोड़ के, जिस दिन उत्तर प्रदेश के लोग तमिल सीखने लगेंगे उस दिन हम पूरी ईमानदारी से अपेक्षा करेंगे कि तमिलनाडु के लोग हिंदी सीखें। बेसिकली जब तक हिंदी भाषी बेईमान हैं कि वो दूसरी भाषाएं नहीं सीखना चाहते हैं और अपेक्षा करते हैं कि दूसरे लोग सीखें, जब उनका हमारा लड़का IAS बन जाता है और उसको तमिलनाडु कैडर मिल जाता है तो 2-3 महीने में तमिल सीख लेता है, क्योंकि उसको नौकरी करने की मजबूरी होती है। तो हमें कुल मिला के हिंदी भाषियों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि एक देश को एकजुट करने के लिए उन्हें भी दूसरी भाषाएं सीखनी चाहिए। जो विद्यालय हैं वो जो फ्रेंच और जर्मन सिखा रहे हैं, वो फ्रेंच और जर्मन सिखाएं, लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है एक जो त्रिभाषा फार्मूले की बात करी गई थी बहुत वर्ष पहले, उसमें भारतीय भाषाएं शामिल की जाएं कि कुछ लोग तमिल सीखें, कुछ लोग कन्नड़ सीखें। और जिस दिन ये बदलाव आएगा कि आप जब अपनी भतीजी का एडमिशन कराने जाएंगे और वहां पर आप कर्नाटक में, बेंगलुरु में कन्नड़ बोल के बात करेंगे, तो थोड़ी देर बाद वो फिर आपसे हिंदी बोलना उनको अच्छा लगने लगेगा। मुझे लग रहा है इससे एक बदलाव की भी शुरुआत होनी चाहिए, उससे जो राष्ट्रभाषा बनने का आपका कहना है कि भारतीय भाषाओं का भी सम्मान बढ़ना चाहिए। जो त्रिभाषा फार्मूले में संस्कृत को स्वीकार कर लेते थे, उसकी जगह व्यवस्था होनी। ठीक, बहुत अच्छी बात आपने कही। डॉक्टर रेणु, ये जरा बताइए कि आप ये दीक्षित जी ने बातचीत की, संजू ने बात की, मुझे एक बात समझ में आई। दीक्षित जी कह रहे थे कि रोजगार से जोड़ने की, तो क्या आपको लगता है कि हिंदी अभी तक रोजगार से नहीं जुड़ी है? यही कुछ कारण है कि विद्यालयों में, महाविद्यालयों में हिंदी के प्रति जो रुझान बच्चों का होना चाहिए नहीं हो पा रहा? और हम अगर ये कहें कि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई और हिंदी विभाग अब खुल रहा है वहाँ पर, क्या यही कारण आप रोजगार मानती हैं या कुछ और मानती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी आप दोनों की बात से सहमत हूँ, दीक्षित जी की बात से विशेष रूप से, कि रोज़गार की जहाँ तक बात है, इतना रोज़गार परक हिंदी का ना तो पाठ्यक्रम था, और अब इधर जो नई शिक्षा नीति सरकार द्वारा जो पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चों को रोज़गार मिले, तो मैं देख रही हूँ नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जैसे प्रयोजन मूलक हिंदी है, अनुवाद विज्ञान रखा गया है, पत्रकारिता का कोर्स रखा गया है, बच्चे समाचार लेखन कैसे करें, विज्ञापन कैसे बनाएं, और तो इस तरीके के जो रोजगार परक जो पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति में रखे गए हैं, वो निश्चित रूप से हिंदी को और अधिक आगे ले जाएंगे और बच्चों का जो रुझान है वो और अधिक बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि मैं ये देख रही हूँ कि हमारा जो विश्वविद्यालय है, वास्तव में वहाँ पर हिंदी का कोई भी ये MA और BA के क्लासेस नहीं थे। अभी उन्होंने BA का एक ऑनर्स वाला खोला है और एक MA के लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है वहाँ पर हिंदी के कोर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि किस तरह से हिंदी
और बढ़ती जा रही है, उसके रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं है। दूसरा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदी इधर तेज़ी से बढ़ी है, विदेशों में भी बढ़ी है और अपने देश में बढ़ी है, उसका कारण बहुत है वो ये कि जो हमारे राजनेता हैं, हमें लगता है शायद राजनीतिक कारणों से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं बन पाई थी। अब चाहे हम अमित शाह जी की बात करें या अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, वो मैं देखती हूँ कि जब भी ये लोग विदेशों में भी जाते हैं तो अपनी भाषा में ही बात करते हैं, अपनी भाषा में ही वक्तव्य देते हैं। तो इससे लोगों का प्रोत्साहन बढ़ता है और उन्हें लगता है कि हमें हिंदी, चूँकि हमारी मातृभाषा है, हमारी राजभाषा तो है ही, तो ये राष्ट्रभाषा भी बननी चाहिए। निश्चित। देखिए जी, अभी आप बात कर रहे थे कि तमिलनाडु में और कहीं कहीं कुछ थोड़ा बहुत विरोध होता है, लेकिन अब जब से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसके कारण उस दिशा में भी लेकिन एक बात मेरी कभी कभी नहीं समझ में आती है कि हमारे जो राजनेता हैं, चाहे तमिलनाडु के हों चाहे कर्नाटक के हों, हम बंगाल की भी बात कर सकते हैं, तो ये लोग जब मीडिया के सामने आते हैं तो हिंदी में बोलते हैं, तो ये हिंदी में और बड़े तेजी के साथ बोलते हैं, क्योंकि क्या इसका कारण अपनी लोकप्रियता या अपना जनाधार या अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाने की बात करते हैं या और फिर विरोध करते हैं? क्या इसके पीछे क्या अंतर क्या आप पाते हैं? जी डॉक्टर साहब क्या है कि एक दो कंट्रोवर्सीज हैं, मतलब एक का विरोधाभास है जी, वो है राष्ट्रीयता बनाम क्षेत्रीयता। राजनीति जो चलती है वो क्षेत्रवाद पर चलती है और राष्ट्रीय परिदृश्य जो चलता है वो राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रवाद के आधार पर चलता है। नेता को दोनों चाहिए होते हैं, उसे राष्ट्रीय पहचान भी चाहिए और क्षेत्रीय पहचान भी चाहिए, क्योंकि वोट उसे क्षेत्रीय स्तर पर मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर पर तो मिलेगा नहीं। अब किसी भी दक्षिण के या नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश के व्यक्ति को हम कानपुर से तो वोट देने वाले नहीं है, वो तो उसके गांव का आदमी वोट देगा। तो एक तरफ वो क्षेत्रीयता को बढ़ाते हैं, तो ये जो प्लूरिज्म होता है, बहुलवाद होता है, ये बहुलवाद आज के लिए बहुत खतरनाक हो गया है। और यही कारण है कि हम 1206 से लेकर के और 1947 तक गुलाम रहे। ये गुलामी का कारण यही है कि हम एक नहीं हो पाए, हमारे अंदर राजनीतिक राष्ट्रवाद का जन्म नहीं हो पाया। अब आज जब बात यह हो रही है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद स्थापित हो और उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विरोध जो है वो राजनीतिक क्षेत्रवाद करता है, इसलिए वही नेता, जैसा आपने कहा कि जब राष्ट्रीय मंच से बोलेंगे तो हिंदी में बोलेंगे, लेकिन जब अपने क्षेत्र में जाएंगे तो केवल और केवल अपनी भाषा बोलेंगे, जिससे कि लोगों को लगे कि हम अपने हैं। एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं डॉक्टर साहब, संजीव जी ने जो बात कही थी कि हम तमिल क्यों नहीं सीखते, हम कन्नड़ क्यों नहीं सीखते, इस बात से मैं बहुत सहमत हूं और मैंने इसका एक प्रयोग किया 2015 में। 2015 में तमिलनाडु सरकार के आमंत्रण पर मैं हिंदी प्रचार के लिए तमिलनाडु 15 दिन रहा हूं और वहां पर जो मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज है सबसे पुराना, उसमें करीब 2000 के ऊपर की ऑडियंस थी। मैं तैयारी करके गया था, इंटरनेट से सीख के गया था और 5 मिनट शुरू के मैंने केवल तमिल में बोला। वो 5 मिनट ऐसे थे जो मेरे जीवन के अद्भुत हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल जी और वहां के 2 मंत्री और 2000 के ऊपर की ऑडियंस 5 मिनट तक खड़ी रही है और केवल स्टैंडिंग पोजीशन में आकर के तालियों के साथ मेरा भाषण आगे बढ़ाया। इसके बाद मैं हिंदी में आ गया, क्योंकि मैं तो गई था हिंदी के प्रचार के लिए। सही बात। तो अगर ये भावना हम लोग लेके चलेंगे, जैसे आपने कहा संजीव जी ने कि अगर आप हैदराबाद में जाएंगे और वहां तेलुगु में बात करेंगे तो ऐसा होगा कि वो यहां पर आएंगे तो हिंदी में बात करेंगे, या अपने प्रदेश में भी जाएंगे। त्रिभाषा फार्मूले का अर्थ यही था। यही था। लेकिन वो, और बहुत अच्छा मिसेस गांधी ने उसको लॉन्च किया था, लेकिन उसकी आत्मा मर गई और वो चीज आगे नहीं डेवलप हो पाई। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा ले जाने में एक सबसे बड़ी बात है कि भारत की कुल जनसंख्या जो 1 अरब 30 करोड़ से ऊपर है, उसमें 73% लोग हिंदी बोलने वाले हैं। तो सीधी बात यह है कि हिंदी को तो राष्ट्रभाषा बनना ही चाहिए। हम सारे के सारे गणित जो होते हैं वो स्टैटिक्स के आधार पर लगाते हैं, सांख्यिकी के आधार पर लगाते हैं, तो इतना बड़ा आंकड़ा किसी भी भाषा के पक्ष में नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि 2 भाषाएं आधिकारिक भाषाएं हैं,
बाकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो एक स्टेज तो हिंदी ऊपर आगे है ही, बस एक पायदान और बचा है, बस जरा सा और चलना है, मंजिल बिल्कुल करीब आ चुकी है। तो ये संजीव, अभी आपने कहा कि हम लोग कर्नाटक और तमिल ये सब नहीं सीखते, इसका कारण आप क्या मानते हैं? हम लोगों का उन भाषाओं के प्रति कोई रुझान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, या संसाधन नहीं है, या हमारी सरकारों की वो सोच नहीं है जिसके कारण ऐसा हो रहा है? इसका जवाब अभी हमारे दोनों अतिथियों ने बहुत बढ़िया दिया जी। बेसिकली हिंदी के साथ हुआ क्या, हिंदी या किसी भी भाषा के साथ, हमारे यहाँ जब हम बच्चा हमारा 9वें-10वें में पहुंचता है, हमने ऑप्शंस देने शुरू कर दिया। हम 11वीं में हिंदी छोड़ने का ऑप्शन दे देते हैं। हमारी जो शिक्षा नीति है अभी तक की, उसमें हमने 11वीं में हिंदी छोड़ दो इसका ऑप्शन दे देते हैं। और कहीं से भी हिंदी की जरूरत आपके जीवन यापन में पड़ने वाली है ये है ही नहीं, हिंदी या किसी भी भारतीय भाषा की, तमिल की, कन्नड़ की, किसी भी भारतीय भाषा की। तो जब उसकी जरूरत पड़ने वाली ही नहीं है, हमने इन 75 सालों में इन भाषाओं को इतना पीछे कर दिया। अब अगर कोई बच्चा या बच्ची हिंदी से एमए करने जा रहा होता है, तो जरा आप उसके पिछले 20 साल के स्टैटिस्टिक्स निकाल लीजिए, उसमें से कितने यूपी बोर्ड के टॉपर्स हैं जो हिंदी से एमए करने आए हैं वो। और या फिर जब बेटियां जाती हैं तो सोच के जाते हैं, अच्छा क्या करेंगे हिंदी से एमए करके, पहले पीएचडी ट्राई करेंगे, फिर बीएड ट्राई करेंगे, फिर विशेष बीटीसी ट्राई कर लेंगे। मतलब उनका टारगेट है कि फिर हम कुछ लोगों को और हिंदी पढ़ा देंगे। कहाँ, या सिविल सर्विसेज का एक दौर में आया था कि भाई हिंदी से सिविल सर्विसेज तैयारी कर लेंगे, वहां भी जाके कोई हिंदी का उपयोग नहीं करना है। आप देखिए, हिंदी को उपयोगी भाषा जब तक नहीं, किसी भी भारतीय भाषा को उपयोगी भाषा नहीं बनाया जाएगा, तो मेरा हमेशा से जोर रहता है कि हम भारतीय भाषाओं की बात करें और हिंदी उसमें नेतृत्व करें। अभी रेणु जी कह रही थी कि इधर कई पाठ्यक्रम आ गए, प्रयोजन मूलक हिंदी आ गई, पत्रकारिता का कोर्स आ गया, अनुवाद सिद्धांत आ गया, सारी ये सब चीजें आई। तो अब देखिए उनकी लड़ाई किससे है। हाँ, फिर से देखिए, हाँ, एमए हिंदी में पत्रकारिता का पेपर सन 2001 में जब हमने हिंदी में किया था तब भी था, एक पेपर था, आज भी मान लीजिए आ गया। लेकिन जब हम पत्रकारिता में करियर बनाने जाते हैं तो हमारा मुकाबला किससे हो रहा है? आईआईएमसी के ग्रेजुएट से जो पत्रकारिता में सुपर करके आया। हमारा मुकाबला किससे? जो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करके आया। तीसरे, इन्हीं सरकारों ने हिंदी का एक पेपर तो दिया, लेकिन जब बैचलर ऑफ जर्नलिज्म में पढ़ाने के लिए अर्हता की बात की तो उन्होंने कहा कि आपका एमए जर्नलिज्म में होना चाहिए। तो अभी कितने कंफ्यूजन है। हमने कभी अपनी शिक्षा प्रणाली में हिंदी के बारे में सोचा ही नहीं। हमने क्या सोचा? आईआईटीज तो खोले, लेकिन एक बड़ा हिंदी संस्थान, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कोई पत्रकारिता विश्वविद्यालय नहीं है। अगर हम हिंदी पत्रकारिता की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश हिंदी का हार्टलैंड, हिंदी विश्वविद्यालय नहीं है उत्तर प्रदेश में। अब अगर हम हिंदी, यहाँ पे आईआईटीज हैं कितने? उत्तर प्रदेश इतना समृद्ध है कि यहाँ 2 आईआईटी हैं, बाकी राज्यों में एक आईआईटी होता है। यहाँ 2 एम्स हैं, बाकी राज्यों में एक एम्स होता है। ठीक है, यहाँ पे कितने सारे एनआईटी हैं। इसके बावजूद हमने हिंदी का एक विश्वविद्यालय नहीं खोल पाए, हम देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद। तो हमारे पॉलिटिकल इच्छा शक्ति ही नहीं है। हम जो हमारे राजनेता हिंदी विदेशों में बोलते हैं वो मजबूरी में बोलते हैं क्योंकि उनको अंग्रेजी अच्छा बोलना नहीं आता। कई बार ये संकट है, कई बार ये संकट इसीलिए फंस चुके हैं वो, जब वो अंग्रेजी बोलने की उन्होंने कोशिश की पहले तो वो गलत बोल गए, उस चक्कर में लगा भैया बेइज्जती ना करो, इससे अच्छा है कि हम स्वाभिमानी बने रहें। इसके विपरीत मुझे, एक सेकंड में खत्म करता हूं, मुझे लगता है हमें अंग्रेजी डंके की चोट पे आनी चाहिए, फिर हम उन सबके सामने हिंदी में बोले तो हमारा स्वाभिमान ज्यादा मजबूती से खड़ा होगा। अन्यथा आप सर्वे करा लीजिए कितने हिंदी प्रोफेसर के बच्चों ने हिंदी में एमए किया है। ठीक बात, बहुत बात की। डॉक्टर रेणु, ये बताइए कि अभी आपने 2 लोगों के विचार सुने, हो तो खैर आपके पास है ही उस पर जवाब दें, लेकिन उसके साथ में ये भी मानना पड़ेगा कि छात्र छात्राओं में हिंदी के प्रति क्या कारण है? वो गौरव नहीं जागृत होता है, वो रुचि नहीं दिखाई देती है। तो अगर वो एडमिशन ले भी लेते हैं कहीं ना कहीं से तो एक खाना पूरी शुरू हो जाती है क्या? या फिर उन्होंने ये सेट कर लिया कि हमको तो प्रोफेसर बनना, बस पीएचडी करेंगे और बस जाकर के प्रोफेसर बन जाएंगे। लेकिन हिंदी को लेकर के जो कैरियर की उच्च मान्यता होनी चाहिए वो नहीं दिखती है। क्या आप ये मानती हैं कि हिंदी का लेखन, हिंदी की साहित्य, हिंदी का जो सामग्री है वो बच्चों में रुचि पैदा नहीं कर रही है? इसके इधर मुझे बहुत सारे कारण समझ में आ रहे हैं जी। जैसा कि संजीव जी ने कहा अभी कि रोजगार परक नहीं है और एमए का जो सिलेबस है वो जा कर के ज़रूर पत्रकारिता उससे जुड़ता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि अब सेमेस्टर सिस्टम पिछले बार से लागू हो गया है
और जो बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है उसी में कंप्यूटर और हिंदी रख दी गई है। तो इधर माइनर और मेजर करके बहुत सारे पेपर बच्चों के लिए रखे गए हैं और ये सुविधा दी गई है कि जो बीएससी का बच्चा है या जो कॉमर्स का बच्चा है वो भी हिंदी पढ़ सकता है। और ये जो एक बाध्यता थी कि 3 साल में बीए करना है और 2 साल एमए करना है, ये सारी बाध्यताएं हटा करके 6 महीने का भी कोर्स कर सकते हैं। कॉमर्स वाला बच्चा 6 महीने हिंदी पढ़ करके और फिर कॉमर्स में जा सकता है। कोई साइंस का बच्चा 2 सब्जेक्ट साइंस के ले, एक माइनर के रूप में एक हिंदी पढ़ सकता है। तो अब मुझे लगता है कि गत वर्ष से जब से नई शिक्षा नीति आई है बहुत परिवर्तन हुआ है उसमें। और एक मैं ये देख रही हूँ कि हर चीज़ का एक ट्रेंड होता है। पिछले कम से कम हम 10-12 साल पहले की बात करें तो मैंने देखा कि लोग इंजीनियर बच्चे बहुत ज़्यादा बन रहे थे, उनका रुझान था। कोई भी ना तो प्रोफेसर बनना चाहता था और ना ही इधर ये बीए और एमए करना चाहता था, उन्हें लगता था कि ये बेकार है। लेकिन अब इधर बहुत परिवर्तन मैं पिछले साल से देख रही हूँ कि बच्चों का रुझान, मैं अपने यहाँ के डीएवी कॉलेज की भी बात कर सकती हूँ कि मैंने एक पत्रकारिता का कोर्स चलाया था, तो जितनी सीट थी उनसे डबल बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन के लिए आ गए, क्योंकि बच्चे निश्चित रूप से रोजगार से जुड़ना चाहते हैं। और ये जो हमारी वर्तमान सरकार है ये पूरे प्रयास में है कि इसीलिए नई शिक्षा नीति लागू की गई है। अभी थोड़ा सा समय लगेगा चीज़ों को समझने में, इसीलिए सेमिनार और ये क्या कहते हैं चीज़ें आयोजित की जा रही हैं इस विषय पर कि किस तरीके से बच्चों को सुचारू रूप से हिंदी की शिक्षा दी जाए। और भी जो विषय हैं जो बच्चे अभी नहीं पढ़ना चाहते थे, जिनका उसमें रुझान नहीं था, तो मुझे लगता है कि चीज़ें जब अच्छी की गई हैं महाविद्यालय स्तर पर तो निश्चित रूप से बच्चों का रुझान बढ़ेगा। और मैंने बढ़ते हुए देखा है। अभी मैं वर्तमान स्थिति में बता दूं कि मेरे यहाँ 70 बच्चे हमें प्रीवियस में एडमिशन ले चुके हैं। ये बताइए कि रेणु क्या भी आपको लगता है कि जो साहित्य लिखा गया था, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, गुलेरी ने लिखा या कौशिक ने लिखा या उस समय भारतेंद्र जी ने लिखा, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा, प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा, और उसके बाद कविता में जो निराला, जयशंकर प्रसाद, इन सब की बातें आती है, सब जोड़ते हुए, तो क्या आपको लगता है कि वो अब वैसा साहित्य हिंदी में नहीं आ रहा है जिसके कारण एक हिंदी के प्रति जो रुचि होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही है? हर काल परिस्थिति और जो विषय होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रसाद जी ने जो कामायनी लिखी या प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, गोदान, वो मध्यम वर्गीय चेतना से जुड़ी हुई चीज़ों को उन्होंने अपने लेखन का विषय बनाया था। लेकिन इधर आधुनिकता के दौर में स्त्री पर बहुत सारी चीजें लिखी जा रही हैं और ये जो तमाम तरह के जो विमर्श शुरू हो गए हैं, हाँ, दलित विमर्श जी, तो इन विमर्शों पे बहुत बात होती है और इन पर बहुत साहित्य लिखा जा रहा है अभी भी। तो ऐसा नहीं है, ये समय विशेष और काल विशेष का प्रभाव है। परिस्थितियां कैसी हैं, समाज में क्या चल रहा है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। जो कुछ भी वहां सब देखा जाता है वही कवि या लेखक अपने उसको शब्द देता है। चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी राष्ट्रभाषा के पथ पर और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बाधाएं आ रही हैं। दीक्षित जी, आपसे 3 सवाल। पहला सवाल ये कि आप जो है करियर बनाते हैं लोगों का और जब मानव प्रबंधन करते हैं, जब आपके सामने बच्चे आते हैं तो सब एक ही बात करते हैं। अब मैंने देखा अक्सर, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं जो हूँ एसडीएम बनूंगा, मैं डीएम बनूंगा, इसके नीचे कोई बात ही नहीं करता है। और दूसरी चीज़, कोई ये नहीं कहता है कि मैं हिंदी का शिक्षक बनूंगा या मैं हिंदी का बहुत बड़ा लेखक बनना चाहता हूँ, कोई ये बात नहीं कहता, नंबर 1। और नंबर जो दूसरी बात है, जो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा कि अभी मान रहे हैं कि अब कुछ लगता है कि हिंदी में वो लेखन नहीं हो पा रहा है, और अगर हो भी रहा है तो कहीं ना कहीं माइंडसेट, जैसा कि रेणु जी कह रही थी, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, सब विमर्श चल रहा है। वो जो भावनाएं हैं वो खुल करके सामने नहीं आ पा रही। तो आपका इस बारे में क्या कहना है
क्या वास्तव में ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है? डॉक्टर साहब देखिए, इसको मैं एक अपनी दृष्टि से देखता हूँ। जी। क्या हुआ है कि जो दूसरी तीसरी, खास करके जो तीसरी औद्योगिक क्रांति हुई है और फिर चौथी 2010 में हो गई, यानी टेक्निकल आईटी वाली, और इसके बाद डिजिटल की जो हो गई है, इसने एक हमारे पूरे दुनिया का और विशेष करके भारत का जो मनोवृत्ति है वो बदल दी है। और मनोवृत्ति हमारी ये बदल गई है कि हम इमोशनल कम होते जा रहे हैं, रेशनल ज्यादा होते जा रहे हैं। तो ये एक संघर्ष है इमोशनलिटी और रेशनलिटी का। मुझे अपनी किशोरावस्था और युवा काल याद है, सबको होता है, मुझे भी है, कि ऐसा लगता था कि धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता अगर नहीं पढ़ा तो जिंदगी का माने ही क्या है। क्या माने? अगर ललिता नहीं पढ़ी तो हमने जिंदगी का अर्थ ही नहीं समझा। हमने अगर वॉर एंड पीस नहीं पढ़ी अंग्रेजी में या हिंदी अनुवाद में तो हमने विश्व साहित्य को नहीं जाना। अन्ना करेना नहीं पढ़ी तो हम है ही नहीं कुछ। ये हमारे अस्तित्व के मापदंड बन गए थे कि हमने ये पढ़ा है। हम लोग बैठ करके इस पर चर्चा करते थे, बात करते थे, और अपना जो वैसा अध्ययन है वो भी किया करते थे। वो चीजें अब नहीं है। मैं तो रोज विद्यार्थियों के रूबरू होता हूं। कारण ये है कि ये चीजें रोजगार नहीं दे सकती। उस समय हमें रोजगार की चिंता नहीं थी, हमें लगता था कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। क्या बात है ना। तो इसलिए आज हमारा जो युवा है और जो युवा होने जा रहा है, मेरे पास 17 साल के बच्चे भी होते हैं, 22 साल के भी होते हैं, 38 साल के भी होते हैं, क्योंकि पीसीएस में 40 साल तक उम्र है और जनरेशन में 45 साल तक है। तो सभी प्रकार का वर्ग है मेरे पास। तो मैं ये देखता हूं कि उन्हें इसमें रुचि नहीं है। अगर मैं उन्हें किसी साहित्यकार के बारे में 5 मिनट बताने लगूं तो वो दाएं करने लगते हैं कि क्यों बता रहे हो। प्रेमचंद की जयंती जब निकलती है, मैं प्रेमचंद पर बात करता हूं। राहत इंदौरी नहीं रहे, मैंने राहत इंदौरी पर चर्चा की। ठीक है, मेरे प्रेमवश या थोड़े डरवश सुन लेते हैं, लेकिन सुनना चाहते नहीं, क्योंकि उनका सीधा प्रश्न ये है, जो मैं जानता हूं, कि क्या इनसे हमें रोजगार मिलेगा। हाँ, जब मैं रिलेट करता हूं, आज मैंने जैसे हिंदी दिवस में अथाह भीड़ हुई हमारे यहाँ, कुर्सियां कम थी, स्टैंडिंग में बच्चे खड़े हुए थे। कारण क्योंकि पीसीएस 2018 में निबंध आया हिंदी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, और पहला आवर मैंने रखा था इस निबंध को डिस्कस करके लिखाने का, जो डॉक्टर अलका दीक्षित जी ने लिखाया। इसके बाद प्रोग्राम रखा था तो सब ने सुना बैठ करके, क्योंकि उन्हें वो रोजगार दे रहा है, उनकी नौकरी दे रहा है, उनको इंश्योर कर रहा है कि हाँ भाई ये हम जान जाएंगे, ऐसा कोई निबंध हिंदी पर आएगा तो हम मेंस में लिख लेंगे। तो जो रुचि का घटना है, जो आप लोग कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो साहित्य के प्रति रुझान हमारा घटा है। उसका एक कारण भी है कि साहित्य के विकल्प हमारे पास बहुत सारे आ गए, ठीक बात है, जो पहले नहीं होते थे। ठीक। हमारे पास में सारी स्टोरीज आ रही हैं, नेटफ्लिक्स आ गया है, ओटीओ आ गया है। इन तमाम चीजों से हमारे पास में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन एक बात फिर देखिए, कहानी तो तब भी पहुंच रही है। अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर सफल हो रहा है या और कोई फिल्म सफल हो रही है, ओटीटी पर सफल हो रही है, तो कहानी तो वहां भी है, साहित्य तो वहां भी है, वो बिना साहित्य के थोड़ा है। तो इसका मतलब कि हमारे माध्यम बदले हैं, माध्यम और माध्यम बदल करके चीज पहुंच रही है। अभी डॉक्टर साहब कुमार विश्वास की बात कर रही थी बीच में ब्रेक में, तो कुमार विश्वास की बात पहुंच रही है, लेकिन खास बात यह है कि और कवियों की उतनी बात नहीं पहुंच रही। लेकिन कारण क्योंकि कुमार विश्वास की जो शैली है, उनका जो कहन है, और उनकी जो उसके साथ में जो कंटेंट दे देते हैं, बाकी लोग वो कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं। कंटेंट आदमी पकड़ता है, भाव में केवल बहता है। तो अब व्यक्ति ने भाव में बहना छोड़ दिया है। और इसका एक सबसे बड़ा आंकड़ा यह है कि जो भी सोशियोलॉजी में जर्नल्स आए हैं कि पिछले 20 वर्षों में भारत में प्रेम विवाहों की संख्या बहुत घट गई है, अरेंज मैरिजेस की संख्या बढ़ गई। ठीक बात। हमारे जमाने में प्रेम विवाह करना क्रांति थी। ठीक बात है। ये लगता था बड़ा भारी काम कर लिया हमने, प्रेम विवाह कर लिया। जो नहीं कर पाते थे वो अफसोस करते थे। अब अरेंज मैरिजेस हो रही, ठीक बात, या सेल्फ सेटल्ड मैरिजेस हो रही। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपसे सहमत। संजीव जी ये बताइए
कि दीक्षित जी ने भी जिन बिंदुओं को उठाया उसमें लगता है कहीं ना कहीं माइंड सेट होकर के भी लेखन हो रहा, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक और कि नई शिक्षा नीति में ये आया है कि आपको अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। तो जब मातृभाषा की शिक्षा दी जाएगी, हिंदी को अभी पूरी तरीके से स्वीकारता नहीं हो रही है, तो ये क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में बाधा खड़ी होगी, नंबर 1। और नंबर 2, एक और टकराव आपको बता दें जो मैंने कभी महसूस किया। हमारे यहाँ ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के पढ़ के आ रहे हैं वो शुद्ध हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं। अब वो जाते हैं टेस्ट देने के लिए तो हिंदी में नहीं कर पाते। जो बच्चे बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले हैं, अब उनके सामने उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं होती है। तो कैरियर में एक जो ये टकराव आ गया, ये जो अंतर आ रहा, ये कहाँ तक आप मानते हैं कि ये बाधा है हमारी हिंदी के लिए? नहीं, इसके पीछे की वजह पे हमें जाना होगा सर। कहानी क्या है, जो अब हमने इस पे बहुत छोटा सा काम किया है। सामान्य रूप से हिंदी के जो शिक्षक मिल रहे हैं हमें, वो हमें टॉपर्स नहीं मिल रहे हैं। मैं फिर वहीं आऊंगा। हिंदी का जो शिक्षक हमें मिल रहा है, हिंदी हमारी पहली प्राथमिकता नहीं। आप वाली पीढ़ी, रेणु जी वाली पीढ़ी माइनस कर दीजिए। जो नए टीचर्स आ रहे हैं उसमें बहुत कम संख्या है जिन्होंने अपने जीवन में हिंदी का टीचर बनने के लिए कक्षा 7वें 8वें 6ठे में पढ़ाई की थी। वो सपने सिविल सर्विसेज से शुरू होते थे, फिर आईआईटी के सपने, फिर डॉक्टर के सपने, फिर कुछ नहीं तो कुछ नहीं, फिर वकील बन जाएंगे, वो भी नहीं, क्लैट नहीं क्वालिफाइड, तो हिंदी कर ले। समस्या क्या है कि हमें हिंदी का टीचर ही नहीं मिल रहा है जो हमें सही हिंदी पढ़ा सके। संकट यही है। मुझे लगता है अगले 5 साल हमें देने होंगे, जो शायद अब इस सेमेस्टर सिस्टम में बदलाव से शायद संभव हो। मुझे अभी इससे कोई बहुत मैं सुनहरे सपने नहीं देख रहा हूं, लेकिन शायद संभव हो। क्योंकि अभी हमारे सामने जो मैं देखता हूं टीचर्स को, मैं बच्चों, आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाइए चाहे प्राइवेट स्कूल में जाइए, आपको मैथ्स के बहुत बढ़िया टीचर मिल जाएंगे, क्योंकि वो टॉपर्स होते हैं जिन्होंने अपना करियर मैथ्स में बनाया, जो आईटी की कोचिंग करते रहे, पढ़ाई करते रहे, फिर नहीं हो पाया तो मैथ्स में करियर बना लिया। फिजिक्स केमिस्ट्री के अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे इवन। लेकिन अभी जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स के अच्छे टीचर बन जाएंगे, कॉमर्स के मिल जाएंगे। आपका संकट है ये सोशियोलॉजी के अच्छे टीचर्स का, पॉलिटिकल साइंस के अच्छे टीचर्स का, और हिंदी, विशेषकर मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, हिंदी के अच्छे टीचर्स का संकट। और यही संकट भारत में अंग्रेजी भी भुगत रही है। अंग्रेजी को भी करियर बनाने, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे उस लेवल पे नहीं है मामला, लेकिन हिंदी में ये संकट है। हिंदी में जो गलतियां हैं, हिंदी की किताबें गलत हैं। तमाम स्कूलों में जाइए तो हिंदी की किताबें गलत हैं। क्यों? क्योंकि अब वो जो फॉन्ट्स में छाप रहे हैं, अब मंगल फॉन्ट में जब आता है तो कई बार छोटी की मात्रा आधे दा के बाद लग जाती है, वो वैसे ही छप जाती है। तो बच्चों को पता ही नहीं कि बुद्धि लिखने में धा के पहले नहीं, आधा दा के पहले छोटी की मात्रा लगानी है, और ये गलत पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे चिंता की बात यह कि हमें पहले मेधावियों को हिंदी का शिक्षक बनने के लिए कक्षा 5 से तैयार करना पड़ेगा कि आपको सब भाषाएं आती हो, लेकिन हिंदी का भी शिक्षक बनाया जा सकता है। इसलिए हिंदी ढंग से पढ़नी है। उसके लिए जो नया काम हो रहा है वो बहुत जरूर बढ़िया हो रहा है, इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। इधर जो हिंदी की में बाहरी स्वीकार्यताओं के साथ, जैसे ऑक्सफोर्ड ने बड़ा काम किया, ऑक्सफोर्ड ने दुनिया भर की सारी भाषाओं को स्वीकार किया। हम उस जिद में बने रहे कि हमें नहीं स्वीकार करना, तब तक दिक्कत हुई। अब क्या हो रहा है, जो नई हिंदी लिखी जा रही है, जो बहुत पढ़ी जा रही किताबें बहुत बिक रही हैं। मेरी एक देश के सबसे बड़े पब्लिशिंग हाउस की पब्लिशर से बात हो रही थी। उस टाइम ने कहा आप बहुत थकी लग रही, तो उन्होंने कहा संजीव जी, हम ऐसे किताबें छाप रहे हैं जैसे कोरोना का टीका बना रहे हो। तो इतनी हिंदी अगर किताबें छप रही हैं, देश का सबसे बड़ा पब्लिशर, दुनिया के बड़े पब्लिशर्स में एक है, वो कह रहा है इसका मतलब किताबें छापी जा रही हैं। और वो किताबें छापी जा रही हैं जो पुस्तकालयों के लिए नहीं छापी जा रही हैं। 2 तरह के पब्लिशर है ना, एक तो पुस्तकालयों के लिए छाप के बेच देते हैं, एक वो वाले, या विमोचन के लिए छापी नहीं जा रही हैं, पढ़ने के लिए, बेचने के लिए छापी जा रही हैं। तो वो किताबें वो है जहां पर वो ये नहीं लिखते हैं कि हम किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए, वो ये लिखते हैं कि हम थोड़े से शॉक्ड हो गए। ठीक, तो जब हम शॉक्ड लिखते हैं तो शॉक्ड समझता है। ये वाली हिंदी जब आएगी, हिंदी को ऑक्सफोर्ड की तरह बनना पड़ेगा। जिस तरह ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ने हमारी सभी भाषाओं के शब्दों को एक्सेप्ट किया, उन्होंने रोटी को एक्सेप्ट किया, उन्होंने चपाती को एक्सेप्ट किया, हम जिस तरह से अब ब्रेड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम जिस तरह से स्वीकार कर रहे हैं, तो जब स्वीकार्यता बढ़ेगी, उस लेखन की स्वीकार्यता बढ़ेगी, निश्चित रूप से बदलाव आएगा। ठीक बात। रेणु जी, 2 सवाल संजीव ने खड़े किए। एक सवाल तो ये खड़ा किया कि हिंदी में अच्छे शिक्षक नहीं आ रहे हैं। अब तो हम तो ये देखते हैं कि कितना छन्ना लग रहा है कि टेट भी चल रहा है, उसके बाद माध्यमिक विद्यालयों में देखें
तो उसके बाद बच्चे निकाल करके लाए जा रहे हैं, फिर टीचर बन रहे हैं। अगर हम डिग्री में देखें तो नेट भी चल रहा है, पीएचडी भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी ऐसी है, जैसा कि संजू कह रहे हैं कि अच्छे शिक्षक नहीं मिल रहे हैं? नंबर एक, क्या कहना आपको? इसके पीछे कुछ कारण मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो मैं देख रही हूँ कि ये जो परीक्षा प्रणाली है जी, परीक्षा प्रणाली में हम लोग जो विस्तृत ढंग से आंसर देते थे, उत्तर जो दिया करते थे प्रश्नों के, तो उसमें अब एक शब्द का आपको उत्तर लिखना है। तो उसमें क्या कर रहे हैं बच्चे कि लिखना भी बहुत अच्छा उनको नहीं आ रहा है, विस्तार से चीजों को समझ नहीं रहे हैं, और उनकी भावनाएं भी उतनी अच्छी, वो अच्छे ढंग से उसको अव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो ये कारण है। दूसरा मैं ये देख रही हूँ कि इसमें परिवार के लोगों का भी है। आपने तो शिक्षक पे पूछा था, तो वहां से मैं देख रही हूँ कि कमीशन से भी जो लोग आ रहे हैं उनका भी यही प्रॉब्लम है। वो जो पेपर उनको हल करने होते हैं उनका लेखन भी अच्छा नहीं है, उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता है, बस वो उनको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक पे उनको टिक लगाना है। तो उससे भी थोड़ी चीजें प्रभावित हुई हैं। माता पिता के लिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बच्चे का रुझान ना देख करके जो हमारी संस्कृति थी, जैसे मुझे याद है कि जब मैं हम लोग के पास समय बहुत हुआ करता था, हमारी संस्कृति बिल्कुल दूसरी थी। शाम को बैठ के हम लोग हिंदी के कुछ भजन गाते थे, कुछ अपने माता पिता के साथ, दादी बाबा के साथ बैठ करके बहुत अच्छी बातें वो हमें बताते थे, अपने अनुभव की। लेकिन आज बच्चा जब 10th भी नहीं कर पाता है और उसको प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर लेकर के, और उनको ये ट्यूशन पढ़ना है, उनके पास बिल्कुल समय नहीं है चीजों को समझने का और दूसरों की बातों को सुनने का। तो आज की संस्कृति भी बिल्कुल बदल चुकी है। ये भी एक बहुत लेकिन एक बात कह रहे थे कि इन्होंने हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया और कहा उन्होंने सब स्वीकार कर लिया है। जैसे एक तरीके से हमारे यहाँ भी एक हिंदुस्तानी हिंदी की बात की जाती है कि नहीं भाई, खड़ी बोली नहीं, हिंदुस्तानी बात, जिसमें सब शब्दों को हम स्वीकार कर, हमने स्वीकार भी करना शुरू कर दिया। ट्रेन को हमने स्वीकार कर दिया, लालटेन है, सब स्वीकार भी कर लिया। क्या आपको लगता है कि हिंदी में अब वो थोड़ा सा लचकपन आना चाहिए, उतनी संस्कृत निष्ठ नहीं होनी चाहिए, उतनी खड़ी बोली नहीं होनी चाहिए? क्या आप इसको महसूस करती हैं? बिल्कुल, ये एकदम सत्य है। और अब हिंदी में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, इनके बहुत सारे शब्द हिंदी ने ले लिए हैं। उसका रूप बदला है, वो विस्तृत हुई है। और ये सच बात है कि जितना मतलब कि ले लिया जाएगा दूसरी भाषाओं से, तो उतना ही उनका हृदय विशाल होगा, उनका शब्दकोश बढ़ेगा। और आज भी हम चाहे बेलन हो, रोटी हो, और ये अस्पताल हो, विज्ञापन कह सकते हैं, तो ये सारे जो शब्द हैं, अगर हम इनके मूल में जाएं तो वास्तव में ये हिंदी के नहीं हैं, ये अरबी फारसी से आए हैं। हवा है, हवा उर्दू का शब्द है, हम वायु बहुत कम प्रयोग करते हैं। तो ये सच है कि दूसरी भाषाओं के जो शब्द हैं ये हिंदी ने अपने में सम्मिलित कर लिए हैं, इसलिए इनका दायरा विस्तृत हुआ है। और भी आगे अपेक्षा की जाती है कि अगर उसका लचीलापन बढ़ता है तो निश्चित रूप से वो बहुत आगे जाएगी। ठीक बात है। देखिए जी, अब मैं आखिरी में एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा, और उसका अपेक्षा है बड़े टिप्स में अगर दे देंगे तो बहुत अच्छा। हिंदी राष्ट्रभाषा जो है बने, उसके लिए हमको मूल रूप से, बुनियादी तौर से, मौलिक तौर पर क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, हिंदी राष्ट्रभाषा बने इसके लिए जरा दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। जैसे यूक्रेन में मेडिकल साइंस पढ़ने वाला भारत का विद्यार्थी वहां की भाषा में ही पढ़ता है, वाह। रशियन में ही पढ़ता है, चीन में मंदारिन में ही पढ़ता है। ऐसे ही हमारे जो ये टेक्निकल कोर्सेज हैं, जो ये बीटेक है, मेडिकल कोर्सेज हैं, एमसीए के कोर्सेज हैं, इन्हें अगर हम हिंदी में पढ़ाने लगेंगे, सारा आसमान झुकेगा जमीन की तरफ, और हिंदी राष्ट्रभाषा भी बनेगी। राष्ट्रभाषा अपने आप पूरे देश के युवा उसको बनवा देंगे, हमें बनानी नहीं पड़ेगी, बस केवल हमें ये करना होगा, घोषणा करनी होगी आधिकारिक रूप से, लेकिन बन जाएगी, एक स्वस्फूर्ति हो जाएगी। संजय, आप क्या मानते हैं कि राष्ट्रभाषा में सबसे बड़ी बाधा क्या आ रही है, कैसे दूर किया जाए? राष्ट्रभाषा में बाधा
संजीव जी से मैं पूछ रहा था। नहीं, मुझे लग रहा है माहौल बन रहा है, वातावरण बदल रहा है जी। और एक बार फिर से हिंदी को मुझे जो कमी लग रही है, जो अभी कृष्णकांत मैडम ने, दीक्षित मैडम ने भी कहा था कि हमें कुल मिला के इस हिंदी को दोबारा से चौके में ले जाना पड़ेगा। हिंदी के साथ संकट आया कि वो चौके से बाहर हो गई। कम हियर गो देयर की जगह हमें माँ के लेवल पर, जो अगर हम उसको मातृभाषा से राष्ट्रभाषा के रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं, तो हमें माँ के स्तर पर पहल करनी होगी कि हिंदी को फिर से चौके में ले जाना होगा। तो कह रही है टेक फीड, ये जो तो मैं वही कह रहा हूँ कि हिंदी को वो दादी नहीं कहलाती है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर हिंदी को हमें फिर से चौके में ले जाना होगा। और जिस दिन हिंदी दोबारा चौके में पहुंचेगी, निश्चित रूप से जो पकवान बनेंगे वो श्रेष्ठ होंगे और राष्ट्रभाषा के रूप में सामने आएंगे। दीक्षित जी, आप कुछ कहना चाहते थे क्या? कुछ कहना? नहीं, मेरी बात हो गई संजीव जी, हो गई, ठीक बात है। अब जी आप बताइए, आप तो पठन पाठन में भी हैं, विद्यार्थियों की रुचि को भी जानती हैं और उनके लेखन को भी समझती हैं। आप क्या मानती हैं कि राष्ट्रभाषा बनाने के लिए क्या करे सरकार, जिससे कि हमारा जो राष्ट्रभाषा का पथ है और सरल हो जाए? काफ़ी परिवर्तन पहले से आया है, पिछले 3-4 सालों से देख रही हूँ। तमाम योजनाएं बनाई गई हैं जो लोग हिंदी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि पुरस्कार और दंड दो ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिससे आदमी का उत्साहवर्धन होता है और उनका मतलब रुचि भी उनकी जगती है। तो जो लोग हिंदी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। तमाम संस्थाएं ऐसी हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन में मैंने अभी देखा, भाषा संस्थान में देखा कि जो लोग हिंदी पे काम कर रहे हैं उनको पुरस्कार दिया जा रहा है, जिससे लोग आकर्षित होते हैं। इसके अलावा तमाम हिंदी की मैगजीन्स पहले से और अधिक निकाली जा रही हैं। और एक ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि जब तक घर में वातावरण पूरा हिंदी का नहीं होगा, हम देख रहे हैं कि परिवर्तन आया है पहले से। मेरे पड़ोस में ही 2 बच्चे अभी विदेश से आए, तो मैं सोच रही थी कि शायद वो हिंदी को भूल गए होंगे, तो मैंने सोचा कि इनसे कैसे बातचीत की जाए, लेकिन उन्होंने पूरा हिंदी में वार्तालाप किया। तो मुझे लगता है कि हिंदी देश में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत अधिक उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। जो विश्व की जो 16 भाषाएं हैं उसमें अपनी भारत की 5 भाषाएं उनकी सूची में सम्मिलित की गई हैं। इसके अलावा कम से कम 160 देश ऐसे हैं जहां पर अध्ययन अध्यापन हिंदी का हो रहा है। तो निश्चित रूप से जब लोग ये देखेंगे कि विदेशों में हिंदी इतनी प्रिय हो रही है और हमारे जो राजनेता हैं वो हिंदी के प्रति प्रेम जागृत कर रहे हैं, तो ये जो उनकी बेहतर शुरुआत है ये जरूर हिंदी को और ऊंचे पायदान पर ले जाएगी, जैसा कि हमें पिछले वर्षों में दिखाई पड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रेणु दीक्षित आपको, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप दीक्षित आपको, और डॉक्टर संजीव मिश्र आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे जन से डिस्कशन किया। निश्चित रूप से अब तो ये एक माहौल बन गया है कि हिंदी राष्ट्रभाषा के पथ पर है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि उसके रास्ते में जो अड़चने हैं, स्पीड ब्रेकर है, जो जाम की स्थिति है, उसको साफ कर दिया जाए, उसमें गति लाई जाए। और गति लाने का काम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं होगा। गति लाने का काम हर व्यक्ति से, हर हिंदी भाषा भाषी के प्रयास से होगा और सीधे सीधे घर से होगा। घर पे माहौल बनाइए, डिस्कशन कीजिए। मुझे याद है कि जब हम लोग आपस में पढ़ते थे तो ये होता था, भाई सुनाओ कि श्लेष अलंकार का उदाहरण, उन्होंने सुनाया, हमने सुनाया, फिर तीसरे ने कहा कि अच्छा आप उदाहरण सुनाइए रस का, तो हम लोग करते थे और खूब याद हो जाया करते थे। आज वो माहौल नहीं है। उस माहौल के पुनर्स्थापन की बहुत आवश्यकता है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।